जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। हमारे स्टेट्स के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, अगर वो किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो उन्हें जेल टर्म क्यों नहीं होती है, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों इनिशिएट नहीं की जाती है, क्या ये होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि हम ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में राजभवन में काम करने वाली जो एम्प्लॉई है, जैसे जो हमारा राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, वैसे ही जो गवर्नर होते हैं वो राजभवन में रहते हैं। तो राजभवन में काम करने वाली एम्प्लॉय वो अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो गवर्नर है उस स्टेट के, मतलब वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है उनके साथ, और उनके खिलाफ चार्जेस कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए वो कोर्ट में पहुंची है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि क्या इनके खिलाफ, अब कोई आम अगर इंसान है उसके खिलाफ अगर कोई महिला चली जाती है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है एट वर्क प्लेस, तो फिर तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पर ये गवर्नर है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो रहे हैं। इसके वजह से जो एफआईआर है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो इनिशिएट नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने ममता बनर्जी, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उनको कहा है कि आप जो गवर्नर के खिलाफ जो भी आपकी राय है वो आप मत दीजिए, जिससे कि उनकी इमेज खराब हो, जिससे कि डिफेमेशन हो। अब ये कहाँ से चीज़ आ गई? आप सोच रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि यार एक तरफ जो गवर्नर है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए अगर उन्होंने ऑफेंस किया है, मतलब एटलीस्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर है उनको यहाँ पर कोर्ट फटकार लगा रही है कि आप उनके खिलाफ कुछ बोलो मत, जिससे कि उनकी इमेज खराब हो जाए, जिससे कि डिफेमेशन हो। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? वो हो इसी वजह से रही है क्योंकि वो गवर्नर है, क्योंकि वो राज्यपाल है। अब कैसे, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए, आप अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि एमएम अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो या नहीं। आप जो फालतू की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो, या जो मेन चीज़ें उस पर आप टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। उसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आप पढ़ रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें कंसाइज करके सही तरीके से आपके सामने परोसी जा रही है एमएम अकेडमी ऐप पर। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो भी एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ केस स्टडीज़ देखें तो हमें देखने को मिलता है स्टेट वर्सेस कल्याण सिंह एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन किया गया था 1992 में, तो उस संदर्भ में कुछ नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भी शामिल थे। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई थी। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ ये है कि जो राजस्थान के गवर्नर थे कल्याण सिंह, राजस्थान के गवर्नर, जब ये प्रोसीडिंग शुरू की गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई, उस समय पर जो राजस्थान के गवर्नर थे उनकी प्रोसीडिंग्स को डिले कर दिया गया। उनकी प्रोसीडिंग्स को डिले कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं व्यापम स्कैम, जो हमें मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें जो एफआईआर है वो सभी अक्यूज्ड के खिलाफ कराए गए, लेकिन उसमें से एक अक्यूज्ड वो थे जो उस समय पर जब ये प्रोसीडिंग शुरू की गई उस समय पर गवर्नर थे, राज्यपाल थे। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर है इनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है, जो एफआईआर है, वो नहीं की गई। अब आपके मन में सवाल तो जरूर आना चाहिए कि यार ये तो बहुत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई यहाँ पर की ही नहीं जा रही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही इनिशिएट नहीं की जा रही है, ये किया क्यों जा रहा है? ये इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 361 जो है वो रोल में आता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 361। अब ये क्या कहता है? ये कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर
राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है दोनों के नाम यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, या फिर राज प्रमुख जो है वो यहाँ पर आंसरेबल नहीं रहेंगे किसी भी कोर्ट को फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मतलब जो वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी के दौरान जो भी वो निर्णय लेते हैं वो किसी के भी लिए आंसरेबल नहीं रहेंगे, किसी के भी लिए आंसरेबल नहीं रहेंगे, जो भी उनकी पावर्स है, ड्यूटीज जो वो अदा कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट में उन्होंने अपने आप ही अपने मन से गवर्नर्स रूल लगा दिया। अब वो गवर्नर रूल क्यों लगाया गया, इसके लिए गवर्नर मैं नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट आंसरेबल, मैं बताऊंगा ही नहीं। दूसरी तरफ अगर किसी राज्य में गवर्नर रूल की ज़रूरत है लेकिन फिर भी गवर्नर्स रूल नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर आंसरेबल नहीं है, नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ समझ लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मतलब 288 सीट्स की असेंबली है किसी स्टेट में, और वहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझ लीजिए 110 सीट्स आती है और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो 100 तक नहीं पहुँच पाई है, वो 50 to 60 सीट्स के आसपास रह रही है। मगर फिर भी जो गवर्नर है अगर वो 50 सीट्स वाले को पहले बुलाते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो या नहीं, आंसरेबल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बुलाना किसको चाहिए था? सबसे बड़ी पार्टी को, लेकिन उनको नहीं बुलाते हुए छोटी पार्टी को अगर बुला दिया गया, फिर आंसरेबल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो यही चीज़ है, अगर वो ड्यूटी के दौरान जो भी वो निर्णय ले रहे हैं वो आंसरेबल नहीं रहेंगे किसी को भी, प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट आ गया। अब क्यों आया? प्रोवाइडेड दैट कंडक्ट जो है प्रेसिडेंट का मे बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और बॉडी अपॉइंटेड और डेसिग्नेटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर आर्टिकल 61। अब ये क्या बोला जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पर कही गई है। सबसे पहली चीज़ तो क्या कही गई कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि अब जो भी सांस ले रहे हैं उन सभी के सांस लेने पर हर किसी को 5-5 रुपये हर दिन का देना पड़ेगा। अब ये ऐसा ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है क्या वो आंसरेबल है किसी को भी? क्या वो जवाबदेही है किसी को भी? जी नहीं, कोई किसी को भी जवाब उनको नहीं देना पड़ेगा। मगर अब यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उनकी सटक गई भाई, उन पे आक्रोश आ रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच कर रहे हैं। इम्पीच मतलब उनको निकाल रहे हैं। निकालते किस तरीके से है? आर्टिकल 61 के तहत उनको निकाला जाता है। आर्टिकल 61 के तहत उनको निकाल दिया जाता है। अब ये जो निकाल रहे हैं, इस दौरान अब जब इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है, इस दौरान इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना, इस दौरान उनको आंसर तो करने पड़ेंगे ना, चीज़ें उनसे क्वेश्चनिंग तो की जाएगी ना। तो मतलब उनको बाकी चीज़ों के दौरान कभी भी किसी को भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है, उस तहत उनको आंसरेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये ला कौन सकता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सिर्फ इनके पास ये पावर है, अगर ये इम्पीचमेंट लाती है तो ही ये प्रेसिडेंट जो है वो आंसरेबल रहेंगे एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर बॉडी जिस वजह से भी उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है वो लाई गई है। प्रोवाइडेड फर्दर और यहाँ पर चीज़ क्या कही गई है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ एनी पर्सन टू ब्रिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रपति है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब ऑब्वियसली सभी लेंगे, तो हर किसी को हर दिन का 5-5 रुपये देना पड़ेगा। वो आंसरेबल है क्या किसी को राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है। मगर जो आम व्यक्ति है वो भले ही राष्ट्रपति के पास जाकर उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है, मगर वो गवर्नर को कटघरे में खड़ा कर सकता है, गवर्नर से अपना गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है। तो गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किए जाने की पावर किसके पास है? इंसान के पास है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इनिशिएट करे। अगर स्टेट में राज्यपाल ने इस तरह की कोई लाया तो फिर गवर्नमेंट जो है स्टेट की, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है ना, ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर हो जाती है, ये आप समझिए, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बोली गई है।
जो यहाँ पर पूरा हमारा जो लेक्चर है उसकी जो मेन क्रक्स है कि भाई नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर, no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against president or governor during the term of office। मतलब कि कोई भी गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी की हत्या हो जाए, सेक्सुअल हरासमेंट, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आता है, वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट शुरुआत नहीं की जा सकती है, या फिर अगर शुरू है और वो अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो कंटिन्यू नहीं की जा सकती है जब तक वो अपने ऑफिस टर्म में हैं। इसी वजह से जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी या प्रोसीडिंग शुरू की गई थी, राज्यपाल गवर्नर जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, व्यापम स्कैम इंक्लूड नहीं किया गया था। क्यों? किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती अगर वो अपने ऑफिस में है तो। थर्ड देखिए, नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल इश्यू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कि भाई यहाँ पर जो भी उसके अरेस्ट के लिए जो भी प्रोसीजर हो वो प्रोसीजर ही इनिशिएट नहीं की जाएगी, कोई प्रोसीजर ही इनिशिएट नहीं होगी जिससे कि उसको अरेस्ट हो। समझ रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पहली तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही शुरू नहीं हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ साथ उसको अरेस्ट हो ऐसी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं की जा सकती है अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस के लिए वो चीज़ है तो। अब क्रिमिनल चार्जेस तो हमको समझ में आ गए है ना, कि भाई किसी का मर्डर हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी की ज़मीन हड़प ली उन्होंने, भाई गवर्नर हूँ चले गए, वो किसकी ज़मीन है, अच्छा उसकी ज़मीन है क्या, ज़मीन ले लिया। अब ये जो ज़मीन का किस्सा है ये क्या है, ये सिविल लॉ में आएगा है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये सिविल प्रोसीडिंग्स में आएगा। तो सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है क्या? तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर आपको नोटिस जो है वो आप दे सकते हो, नोटिस देने के बाद शुरू कर सकते हो 2 महीने की 2 मंथ नोटिस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और फिर नोटिस के बाद सिविल जो केस है वो इनिशिएट किया जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट कोई किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन नोटिस जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोटिस है वो यहाँ पर अगर प्रोवाइड करते हैं और फिर उसकी जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाती है नोटिस की 2 मंथ की, उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इसी वजह से जो वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर है उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट है, तो यहाँ पर जो केस है वो इनिशिएट नहीं हो रहा है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है, जो हमने यहाँ पर आर्टिकल देखा, उसका इंटरप्रिटेशन जो है अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये माना है कि यार ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, इसको कहीं ना कहीं हमको गैप जो है वो गिराना पड़ेगा। अब सोचिए ना कि आगे जाकर अगर पॉलिटिक्स बहुत बुरा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, उस समय पर अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई भी, मतलब समझ लीजिए कोई लीडर है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जैसे अभी अगर हम देखते हैं तो बाइडेन और ट्रंप, ये 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएसए के। अब सोचिए कि यहाँ पर जो ट्रंप है उसके खिलाफ यहाँ पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर उसने तो स्नाइपर, जो भी वो 20 साल का लड़का था, उसने मारने की कोशिश की। अब ये कॉन्स्पिरेसी जो है बिल्कुल लगती है, मगर सोचिए कि अगर ऐसा ही भारत में होने लग जाए तो, कि भाई गवर्नर जो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स तो की ही नहीं जा सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, यार किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार को लग रहा है कि यार ये हमारे लिए खतरा है, चलो गवर्नर ले, एक गवर्नर को लिया अपने अपने स्टेट में, चलो मारते फिरो। अगर पकड़े भी गए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट होगी नहीं ना, तुमको रखेंगे गवर्नर, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक तुम गवर्नर रहोगे, जब तक तुम गवर्नर रहोगे तब तक तुमको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर लड़कियों के साथ होता रहा तो ऐसी चीज़ें जो है वो तो नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट जो उसका भी मानना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर जो मतलब समझ लीजिए हमको सोचना पड़ेगा, और इसी वजह से इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट किस बेसिस पर करने वाला है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और प्रोसेस ऑफ द अरेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि भाई प्रोसेस जो है, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किस तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये तो या ड्यूटी वाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग रहेगी या पर्सनल कैपेसिटी वाले भी, है ना। गवर्नर बन गया, अब समझ लीजिए गवर्नर है वो, उसको बहुत खुन्नस थी
किसी से मार दिया, विषय खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो किस तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, इस पर भी सोच विचार करना जरूरी है। प्रोसेस फॉर द अरेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि भाई प्रोसेस जो है इम्प्रिजनमेंट की वो किस हद तक हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, कि भाई यहाँ पर मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो भी नहीं कर सकते हैं क्या, एफआईआर जो है वो भी नहीं कर सकते हैं क्या इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस जो है वो भी नहीं ले सकता है क्या ऑफेंस का। तो किस हद तक हम यहाँ पर शुरू नहीं कर सकते, क्या शुरू कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ों के बारे में डिफ्रेंसिएशन जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिस पर कोर्ट यहाँ पर सोच विचार जो है वो करने वाली है। अब देखिए जो पिटिशनर है ना उसका ये कहना है कि यार अगर आप वेस्ट बंगाल केस में यहाँ पर पिटिशनर है जिसने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है गवर्नर पर, अब देखिए जब तक साबित नहीं होता है तब तक तो इनोसेंट है, लेकिन यहाँ पर जो पिटिशनर है उसका ये कहना है कि आप अगर इनके कार्यकाल खत्म होने तक रुक जाओगे, कार्यकाल कब तक होता है 5 ईयर्स या फिर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, है ना, तो अगर आप तब तक रुक जाओगे तो फिर ये अपने सारे सबूत जो है वो मिटा सकते हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में हरकतें इस तरीके की हो रही है आजकल कि क्या सच है और क्या झूठ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है ना, अलग ही चीज़ें वेस्ट बंगाल में चल रही है। खैर, तो यहाँ पर पिटिशनर जो उसका ये कहना है कि भाई यहाँ पर अगर एक्शन नहीं लिया गया गवर्नर के अगेंस्ट में तो यहाँ पर जो एक तो वायलेशन ऑफ राइट है, प्लस यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज जो है आर्टिकल 361(2) का कि एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, ये जो व्हाटसोएवर है ये यहाँ पर अब कोर्ट जो है वो देखने वाली है और यहाँ पर डिटरमाइन करेगी कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो किस तरीके की इंस्टीट्यूट की जा सकती है और किस तरीके की नहीं की जा सकती है, और किस हद तक इंस्टीट्यूट कर ली जा सकती है और क्या नहीं, क्या ब्लैंकेट इम्यूनिटी है कि हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अरे बाप रे सेक्सुअल हरासमेंट हो गया हम कुछ नहीं कर सकते, भाई हमारी तो आंखें बंद है, इस तरीके के बैठा रहना पड़ेगा। या कुछ इनिशिएशन जो है वो लिया जा सकता है उनके खिलाफ कि भाई उनको एक तो आप रिजाइन करने को लगाओ या तो प्रेसिडेंट जो है उनको हटा देना चाहिए, इनको ऐसे कुछ किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है। अब देखिए ये जो इम्यूनिटी है ना ये आई कहाँ से है, कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि यार इनको इम्यूनिटी दे दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, इम्यूनिटी दे दो। अब देखिए लाने के पीछे जो कारण है ना वो भी ये है कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, प्रेसिडेंट अगर आप देखोगे, अगर आप गवर्नर देखोगे बहुत बड़ी पोजीशन पे है, और ऐसी पोजीशन पर जो फेक चार्जेस है वो भी कोई लगाकर नाम खराब कर सकता है और जेल में बंद कर सकता है। तो भाई अगर वो जेल में, क्योंकि कोई भी लॉ, कोई भी जो बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में वो लॉ में तब्दील तभी होता है जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, और सेम गोज इन द स्टेट ऑल्सो कि भाई जब तक गवर्नर एसेंट ना दे तब तक वो लॉ में तब्दील नहीं होता है। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट वो पोजीशन पर है, और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहने के बाद अगर बार बार फ्रिक्वेंटली अगर कोई ज़बरदस्ती उनको जेल में डालता रहे तो मतलब नहीं बनता, इसलिए कुछ इम्यूनिटी जो है वो दी जाती है। हमारे एमपीज को भी इम्यूनिटी है कि वो जो भी पार्लियामेंट में कहते हैं वो किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो, अगर कुछ भी मतलब समझ लीजिए किसी एमपी ने अगर भगवान की फ़ोटो दिखा दी तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, अगर किसी एमपी ने कुछ भी बोल दिया फिर भी आप कोर्ट में उनके खिलाफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि इम्यूनिटी है पार्लियामेंट में, जो चाहे बोल सकते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप बाहर किसी कोर्ट में कोर्ट का क्रिटिज्म करते हो, बाहर कोर्ट का क्रिटिज्म करते हो, कोर्ट के ने जो निर्णय दिया हुआ है इसको क्रिटिज्म करते हो, तो आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो लगाया जा सकता है। मगर अगर आप पार्लियामेंट में बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगेगा। इतनी इम्यूनिटी, इतनी पावर जो है वो एक एमपी को या एमएलए को होती है जब वो अपने हाउस में है। तो हाउस मतलब अपने घर पर नहीं, हाउस में, ठीक है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पर ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ, ओरिजिन देखिए, ओरिजिन हुआ है यहाँ पर लैटिन मैक्सिज्म जो है रेक्स नॉन प्रोटेस्ट, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि भाई किंग जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, डोंग कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। और यही चीज़ हमें जो इंग्लैंड है वहाँ पर, मतलब बेसिकली यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं, वो हेरिडिटरी है ना, किंग, इसलिए वहाँ पर किंग है, मोनार्की है वहाँ पर, हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है। तो वहाँ पर इस तरीके का है कि भाई अगर उनकी साइन चाहिए, मतलब जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, ठीक है, किंग है वहाँ के, उनकी अगर साइन लेनी है तो किसी और को वहाँ पर कोमड़ा साइन करनी पड़ेगी, छोटी साइन करनी है किसी मिनिस्टर को, क्योंकि अगर इन्होंने किसी गलत कागज पत्र पे साइन कर दिया तो पकड़ेंगे इनको नहीं, पकड़ेंगे इनको नहीं, पकड़ेंगे उसको जिसने कोमड़ा साइन किया। इसीलिए कोमड़ा साइन मतलब ऐसे होता है ना कि भाई हाँ मैंने चेक कर लिया, अब उनकी तरफ भेज दो। तो किसी चीज़ पर साइन कर सकते हैं और कुछ गलत हो गया तो इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है, कोमड़ा साइन जिसने किया उसके खिलाफ होगी, क्योंकि ही कैन नेवर बी रॉन्ग, किंग कभी गलत नहीं हो सकता है।
ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे यहाँ पर भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, और चर्चा होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ कंसर्न भी यहाँ पर रेज किए थे कि भाई यहाँ पर अगर समझ लीजिए जो क्लॉज है, ये क्लॉज यहाँ पर इम्यूनिटी जो आप दे रहे हो, तो ये इम्यूनिटी कहाँ के लिए है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रिस्क्राइब टर्म के लिए है, पूरी प्रिस्क्राइब टर्म के लिए, या तो वो जब ऑफिस में है या ऑफिस ड्यूटी अपनी अदा कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम के लिए, या पूरे टर्म के लिए। तो अभी पूरे टर्म के लिए हमें देखने को मिला, बाद में उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई, और फिर उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया कि गवर्नर जो है कई स्टेट्स में, क्योंकि गवर्नर किसके अपॉइंटेड होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। जो गवर्नर होते हैं उनको कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और प्रेसिडेंट तो वही करते हैं जो गवर्नमेंट उनको कहती है। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के जो है वही लोग गवर्नर बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से बोलेगी उसी तरीके से वो स्टेट में बर्ताव करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट अगर दूसरी है, जैसे समझ लीजिए सेंटर में बीजेपी है, और किसी स्टेट में कर्नाटका में अगर समझ लीजिए दूसरी कांग्रेस की गवर्नमेंट है या कोई और गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में अगर टीएमसी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी है वो नहीं है, वैसे समय पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा मत करो, गवर्नर को वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलेगी ऐसा करो, तो वो करेंगे नहीं, क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा बोल रही है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में इस तरीके की, अगर ये फेक हरासमेंट केस हुआ तो इस तरीके के फेक हरासमेंट केस भी हो सकते हैं, या अगर जेन्युइन हरासमेंट केस हुआ तो इस तरीके से भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स ना इनिशिएट करना भी यहाँ पर गलत हो जाता है, प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, मतलब लार्जर टसल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट अपोजिशन रूल्ड स्टेट में खासकर। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो कि काफ़ी बार पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी होती है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो डिस्कशन है इम्यूनिटी के ऊपर वो यहाँ पर लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आगे का मैं देखता हूँ मित्रों। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है अक्सर हमें देखने को मिलती रहती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि मतलब जो डिस्कशन होना चाहिए, ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो अभी हमें देखने को मिल रही है, क्या उसे कम किया जाना चाहिए? और उसी के साथ साथ आप वीडियो अगर पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।